हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 24th लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एथिकल गवर्नेंस के बारे में। एथिकल गवर्नेंस के बाद आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो है इंटरनेशनल एथिक्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में। इंटरनेशनल एथिक्स को या फिर आप एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस भी कह सकते हो। इंटरनेशनल एथिक्स का मतलब क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो जब भी मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को और एथिकल कंसिडरेशंस को फॉरेन पॉलिसी में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया जाता है और ग्लोबल इश्यूज में यूज किया जाता है, तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को इंटरनेशनल एथिक्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। इंटरनेशनल एथिक्स का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली यूजिंग द principles of morality and ethical considerations in foreign policy international relations and ग्लोबल इश्यूज। बेहद सिंपल। इंटरनेशनल एथिक्स का मतलब क्या है? जब भी मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को और एथिकल कंसिडरेशंस को फॉरेन पॉलिसी में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया जाता है और ग्लोबल इश्यूज में यूज किया जाता है, तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को इंटरनेशनल एथिक्स बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल एथिक्स है ये हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज जब भी कोई नेशन अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, तो उसके सामने एक मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। और ये जो मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज। बेहद सिंपल। जब भी कोई नेशन अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, तो उसके सामने एक मेजर एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज। मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए या फिर फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज को प्रायोरिटी दी जाए। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूएसए ने ईरान पर अटैक किया। ये जो पूरा सिनेरियो है, इस पूरे सिनेरियो में इंडिया दो तरीके से ऑपरेट कर सकता है। एक तो इंडिया क्या बोले कि हमारे लिए जो मॉरल वैल्यूज हैं वो प्रायोरिटी पे हैं, वो प्राइमरी हैं, और इंडिया रशिया को और यूएस को यूएन में जाके क्रिटिसाइज करे, कंडेम करे और उनके अगेंस्ट में वोट डाल दे। दूसरा, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया सोचे कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, यूएसए
हमारा बेहद इंपॉर्टेंट अलाय है, तो इंडिया थोड़ा प्रेगमेटिक अप्रोच ले और रशिया और यूएस को ओपनली क्रिटिसाइज करने की बजाय एक बैलेंस्ड अप्रोच ले। तो किसी भी नेशन के सामने ये एथिकल डिलेमा होता है कि वो नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखे या फिर फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज को प्रायोरिटी पर रखे। क्या अप्रोच कोई नेशन ले इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जब बात होती है अप्रोचेस के बारे में, तो ये जो इंटरनेशनल एथिक्स है या फिर ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलते हैं, इनमें तीन मेजर अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन मेजर अप्रोचेस देखने को मिलती हैं? सबसे पहले बात होती है रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म का मतलब बीइंग रियल। ये जो रियलिज्म नाम की अप्रोच है, ये आज की डेट में दुनिया की सबसे कॉमन अप्रोच है। इट इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो रियलिज्म है, इसके तहत नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में प्राइमरी होता है। ओनली सेल्फ इंटरेस्ट, ओनली नेशनल इंटरेस्ट इज परमानेंट, मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। ये जो रियलिज्म है, इसमें मॉरलिटी के लिए और मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। कहा जाता है कि मॉरलिटी इज अ लग्जरी विच नेशंस कैन नॉट अफोर्ड। तो रियलिज्म में बात होती है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। रियलिज्म के अंदर ये जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इज परमानेंट, नथिंग एल्स मैटर्स। ये जो रियलिज्म है, इसके तहत मोरालिटी के लिए और मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए कोई भी स्कोप नहीं होता है। कहा जाता है मोरालिटी इज अ लग्जरी विच नेशंस कैन नॉट अफोर्ड। तो एक अप्रोच देखने को मिलती है रियलिज्म, दूसरा देखने को मिलती है आइडियलिज्म। और आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवादी। आइडियलिज्म का मतलब जो मॉरल आइडल्स होते हैं, जैसे ग्लोबल जस्टिस है, जैसे पीस है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे मॉरल आइडल्स फॉर्म करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बेस को। तो आइडियलिज्म के तहत आदर्शवाद की बात होती है। आइडियलिज्म के तहत जो मॉरल आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स सच एज ग्लोबल जस्टिस, पीस, ह्यूमन राइट्स, एक्सेट्रा form the basis of फॉरेन पॉलिसी। बेहद सिंपल। आइडियलिज्म में प्रायोरिटी दी जाती है फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज को, और रियलिज्म में प्रायोरिटी दी जाती है नेशनल इंटरेस्ट को। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में यूएसए की जो पॉलिसी है वो फॉलो करती है इस रियलिज्म नाम की अप्रोच को। बेसिकली उनका सिस्टम क्लियर है।
कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज है वो करेंगे। अगर सैंक्शंस लगाने हैं तो लगाएंगे, अगर किसी दूसरे कंट्री को इन्वेड करना है तो करेंगे, अटैक करना है तो करेंगे, किसी दूसरे कंट्री को क्रिटिसाइज करना है तो करेंगे। तो ट्रम्प के अंडर यूएसए की जो अप्रोच है वो है रियलिज्म। आइडियलिज्म आज की डेट में ना के बराबर कोई कंट्री फॉलो करती है। हालांकि हमारे कंट्री में एक टाइम पीरियड ऐसा था जब हम आइडियलिज्म नाम की अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। बेसिकली हम क्या कह रहे थे कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक कर दे लेकिन हम पीस की बात करेंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये जो आइडियलिज्म नाम की अप्रोच है ये किसी भी नेशन के सस्टेन करने के लिए बड़ी हार्मफुल हो सकती है। आइडियलिज्म के तहत आदर्शवाद की बात की जाती है लेकिन नेशन जो हैं वो आदर्शवाद पे नहीं चल सकते हैं। एक बात होती है रियलिज्म के बारे में और दूसरा बात होती है आइडियलिज्म के बारे में। एक और तीसरी मेजर अप्रोच देखने को मिलती है और ये जो तीसरी मेजर अप्रोच है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है प्रिंसिपल्ड रियलिज्म। प्रिंसिपल्ड रियलिज्म का मतलब रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में बैलेंस। ये जो प्रिंसिपल्ड रियलिज्म है इसमें बैलेंस देखने को मिलता है बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो ये जो प्रिंसिपल्ड रियलिज्म है इट इज बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। बैलेंस देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज के साथ। आज की डेट में हमारे कंट्री की जो अप्रोच है वो है प्रिंसिपल्ड रियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, देखो हम ये कहते हैं कि भाई हम गांधी का देश है, हम बिलीव करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस में। हम कहते हैं हम बिलीव करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस में, लेकिन हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। लेकिन हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी है वो क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। असेंशियली हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम बिलीव करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, हम लड़ाई झगड़े में वॉर्स में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे साथ में बदतमीजी की तो हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हमारे पास में आर्म फोर्सेस भी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को हम पहले से यूज नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने यूज किया तो हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज के साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर बात हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे आई तो हम किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बिलीव करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, लेकिन पाकिस्तान अगर हमारे कंट्री में टेरर एक्टिविटीज करेगा तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट पे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिंपल और इजी सी बात है। देखो अब तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा? एक तो हमने बात की कि इंटरनेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, और इंटरनेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है
It is basically using the principles of morality and ethical considerations in foreign policy, international relations and global issues. ये जो इंटरनेशनल एथिक्स है, ये हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज आमतौर पे जो नेशंस होते हैं वो एक मेजर एथिकल डिलेमा को फेस करते हैं, और वो मेजर एथिकल डिलेमा क्या है? नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज। और इसके बाद हमने पढ़ा अप्रोचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तीन मेजर अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन मेजर अप्रोचेस देखने को मिलती हैं? सबसे पहले बात होती है रियलिज्म के बारे में। ये जो रियलिज्म है, ये सबसे कॉमन अप्रोच है। रियलिज्म में बात की जाती है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, प्राइमरी माना जाता है, और मोरालिटी के लिए और मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है। दूसरा हमने बात की आइडियलिज्म के बारे में। ये जो आइडियलिज्म है, इसके तहत आदर्शवादी बातें की जाती हैं। आइडियल्स जैसे ग्लोबल जस्टिस है, जैसे पीस है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, वो फॉर्म करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बेसिस को। और तीसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल्ड रियलिज्म के बारे में। ये जो प्रिंसिपल्ड रियलिज्म है, इट इज बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। बेसिकली प्रिंसिपल्ड रियलिज्म में नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करके देखा जाता है विद द फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज। फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज में हम बिलीव करेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो उस पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतनी बातचीत होपफुली हमें समझ में आई होगी। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में। ये जो इंटरनेशनल एथिक्स है, इसके बहुत सारे सोर्सेज देखने को मिल सकते हैं। कुछ सोर्सेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें तो एक जो मेजर सोर्स देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक मेजर सोर्स है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, उसकी डिटेल्ड बातचीत की गई है इस यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन में। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये एक मेजर सोर्स है। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं, इनके चार्टर्स होते हैं, इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, और जब भी किसी नेशन को किसी भी तरीके का एथिकल डिलेमा हो तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको रेफर किया जा सकता है, उनको यूज किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल यूएन है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। तीसरा अगर मेजर सोर्स की बात करें तो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, इनको खूब डेलिब्रेट करके, खूब सोचने समझने के बाद तैयार किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, ये भी एक मेजर सोर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एथिकल डिलेमास को सॉल्व करने के लिए। इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो पेरिस क्लाइमेट डील है,
अब किसी नेशन को ये जानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट इश्यूज हैं उनके साथ में कैसे एथिकली डील किया जाए, तो सबसे बढ़िया सोर्स है कि आप जाओ और पेरिस क्लाइमेट डील को देख लो, या फिर वियना कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। वियना कन्वेंशन जो कि अपने आप में सक्सेसफुल रहा ओजोन लेयर के लिए। वियना कन्वेंशन के अलावा हम बात कर सकते हैं बोन कन्वेंशन के बारे में। बोन कन्वेंशन के अलावा हम बात कर सकते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में। ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसको लाया गया था 1951 में। तो ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस देखने मिलते हैं। ये जो कन्वेंशंस हैं ये भी एक मेजर सोर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए। तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर चार्टर्स, और तीसरा इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अच्छा, सोर्सेस क्या होते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो एथिक्स देखने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स की नीड क्या होती है? देखो, बेहद सिंपल तौर पे इसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमें समझ में आता है दुनिया में बहुत सारे नेशंस हैं, इन नेशंस की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, इन नेशंस के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इन नेशंस की अपनी अपनी ईगो है। इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते, इंटरेस्ट में डिफरेंसेस के चलते, ईगो क्लैशेस के चलते इन नेशंस के बीच में कॉर्डियल और हेल्दी रिलेशंस बने रहें, उसमें एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक जरूरत क्या है? एक जरूरत है टू मेंटेन हेल्दी एंड cordial relations among nations। एक जरूरत तो ये है। दूसरा जरूरत क्या है? अगर एथिक्स होगी तो जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में उतना पावरफुल नहीं है कि हर एक नेशन को कंट्रोल कर पाए। ये जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है, इसको अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो उसमें एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दूसरा, फॉर इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस। तीसरा, एथिक्स क्यों जरूरी है? बिकॉज बड़े पावरफुल नेशंस हैं, डेवलप नेशंस हैं, ऐसे ऐसे नेशंस हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिनके पास में वायु वेपन्स हैं, जिनके पास में हाई लेवल का एआई देखने को मिलता है। ये जो नेशंस हैं ये रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, ये अपने पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, उसमें एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एथिक्स ना हो तो सब नॉर्थ कोरिया जैसे बन जाए। वो जो डोरेमोन है वो कभी भी बटन दबा सकता है, खतरा बना रहता है। लेकिन क्योंकि एथिक्स है
तो ये जो पावरफुल नेशंस हैं, ये अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। तो ये जो एथिक्स है, इट गाइड्स अस, इट गाइड्स अस, अस का मतलब नेशंस, इट गाइड्स अस इन यूजिंग द पावर रिस्पॉन्सिबली, इन यूजिंग द पावर रिस्पॉन्सिबली। फिर इसके अलावा अगर बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो एथिक्स जो है वो पीस को प्रमोट करती है। इट प्रमोट्स पीस, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। एथिक्स जो है वो मदद करती है इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी। इसमें भी कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। एथिक्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को और ग्लोबल जस्टिस को। भाई एथिक्स है तभी तो ये जो फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज हैं इनको अपहोल्ड किया जा सकता है। और इसके अलावा एथिक्स जो है वो मदद करती है टू एड्रेस ग्लोबल इश्यूज। बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये जो ग्लोबल इश्यूज देखने को मिलते हैं इनको सॉल्व करने में, इनको एड्रेस करने में एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं। और क्लाइमेट इश्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ये जो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है डेवलप्ड नेशंस का। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है तो ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे यूएसए, ये पीछे हट जाते हैं। एथिक्स की वजह से ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं इनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ट्रम्प के अंदर या ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिकल वैल्यूज की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, इसलिए बड़ा इजीली ये जो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे ट्रम्प विड्रॉ कर लेता है। तो क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट इश्यूज के अलावा टेररिज्म देखने को मिलता है। हमारा कंट्री तो इसका विक्टिम है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। पाकिस्तान कोई मौका नहीं चूकता है। अब थोड़ा शांत हो गया है बिकॉज उसे पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। तो टेररिज्म एक मेजर ग्लोबल इश्यू है। आज की डेट में वॉर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो वॉर्स हैं ये भी अपने आप में एक तगड़ा ग्लोबल इशू है। फिर इसके अलावा एक मेजर इशू जो आजकल देखने को मिल रहा है या हमेशा से देखने को मिलता है वो है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस फाइनाइट है लेकिन हर कोई नेशन इन रिसोर्सेस को कंट्रोल करना चाहता है। यूएसए ने आज की डेट में ये जो इतनी तबाही मचाई हुई है उसके पीछे एक रीजन क्या है? ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। तो कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस वो भी अपने आप में एक बड़ा ग्लोबल इश्यू है। इसके अलावा एक जो रीसेंट टाइम्स में बातचीत होती है वो होती है स्पेस डिब्रीज के बारे में। ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स पे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जो सैटेलाइट्स के डिब्रीज हैं इनसे
हमारा जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ऐसे नेशंस जो कि अब रिसर्च में बेहतर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेस में जगह ही नहीं है, उनके सैटेलाइट्स के लिए स्पेस में जगह ही नहीं है। तो स्पेस डिबरीज, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड नेशंस पे लाई करती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा ग्लोबल इशू है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वॉर है, टेररिज्म है, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है, कोई भी चीज है, उस सब में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अलावा एक मेजर क्राइसिस देखने को मिलता है, रिफ्यूजी क्राइसिस या फिर रिफ्यूजी इश्यूज। जैसे हमारे कंट्री के साथ में रिफ्यूजीज की क्राइसिस देखने को मिली थी जब रोहिंग्याज वाला पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ था म्यांमार के अंदर। ऐसा पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, फिलिस्तीन में देख लो, सीरिया में देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो। ये भी अपने आप में एक मेजर ग्लोबल इशू है। और इसके अलावा एक बड़ा ग्लोबल इशू है जिसको आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है, वो है फंडिंग इश्यूज। फंडिंग इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। किस तरीके के फंडिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स की नीड क्या है, उसके हमने कुछ डायमेंशंस पढ़े। एक नीड तो क्या है कि ये जो वेरियस नेशंस हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्लैश करती है, इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, इनकी ईगो क्लैश करती है। इन नेशंस के बीच में हेल्दी और कोर्डियल रिलेशंस बने रहें, उसमें एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, ये जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ये जो ग्लोबल गवर्नेंस होती है, इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए भी एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ये बेहद पावरफुल हैं। बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस भी बेहद पावरफुल हैं। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बायो वेपन्स है, एआई है। इतनी सारी पावर नेशंस के पास में है कि एक सेकंड ना लगे और दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दें। ये जो पावर है, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, उसमें भी एथिक्स जो है वो गाइडेंस के तौर पे काम करती है। और फिर कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे एथिक्स जो है वो पीस को प्रमोट करती है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद करती है, ह्यूमन राइट्स को और ग्लोबल जस्टिस को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा एथिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में। अच्छा, कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज देखने को मिलते हैं? मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं, टेररिज्म के इश्यूज देखने को मिलते हैं, वॉर्स देखने को मिल रहे हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, ये अपने आप में एक मेजर ग्लोबल इशू है। फिर स्पेस डिबरीज का ये भी प्रॉब्लम है, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। और एक जो आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, ग्लोबल इश्यूज में फंडिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो फंडिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं, एक सेकंड, इसमें पहले तो सवाल आता है कि फंडिंग के टाइप्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। देखो, मोटे मोटे तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो फंडिंग के टाइप्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो एक देखने को मिलती है डेवलपमेंटल फंडिंग। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फंड करता है। वेरियस कंट्रीज भी दूसरे कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड करती हैं। जैसे जापान ने हमारा जो बेंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट है, हमारा जो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट है, हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसको फंड किया है।
तो एक तो डेवलपमेंटल फंडिंग या डेवलपमेंटल एड देखने को मिलती है। दूसरा देखने को मिलती है क्राइसिस फंडिंग। जब भी कोई कंट्री क्राइसिस में होती है, स्पेशली इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है, तो आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस या अदर कंट्रीज उस कंट्री को फंड देते हैं उन क्राइसिस से डील करने के लिए। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को खूब सारा पैसा मिलता है क्राइसिस फंडिंग के नाम पे। हालांकि पाकिस्तान उस पैसे को क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए यूज नहीं करता है, लेकिन हाँ, खूब सारा पैसा पाकिस्तान को मिलता है। इसके ऊपर खूब सारा डिबेट एंड डिस्कशन आपने देखा होगा। क्राइसिस फंडिंग के अलावा एक तीसरा रिसर्च फंडिंग देखने को मिलती है। रिसर्च फंडिंग जैसे मेडिकल रिसर्च के लिए पैसा दिया जाता है, जैसे स्पेस रिसर्च के लिए पैसा दिया जाता है, जैसे एआई वगैरह में डेवलपमेंट के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। आमतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो पैसा देते हैं, या ऐसे नेशंस जिनके पास में पैसा ज़्यादा होता है वो फंड करते हैं रिसर्च फंडिंग। रिसर्च फंडिंग के अलावा चौथा देखने को मिलती है सोशल फंडिंग। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो कि खूब सारा पैसा देते हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे बेगरी को ख़त्म करने के लिए, जैसे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के लिए भी सोशल फंडिंग देखने को मिलती है। और एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है टेरर फंडिंग। पाकिस्तान हमारे सर पे बैठा ही रहता है, चौबीसों घंटे उसका यही होता है कि कैसे भी इंडिया में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई जाए। इतने सालों से कोशिश कर रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। डिस्ट्रॉय करना चाहता है बट भूल जाता है कि बच्चा है, छोटा सा नेशन है, कुछ टाइम पहले तक नहीं था, अब है, कल को होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन हाँ, टेरर फंडिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म देखने को मिलता है पाकिस्तान में। तो ये कुछ टाइप की फंडिंग जो है वो देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो फंडिंग है इसमें चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं? देखो, आपको इतना ही लिखना है, एक एक लाइन में फंडिंग के टाइप्स बता दो कि कौन कौन से टाइप्स हैं, और एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि भाई डेवलपमेंटल फंडिंग क्या होती है, या डेवलपमेंटल एड क्या होती है, क्राइसिस फंडिंग क्या होती है, रिसर्च फंडिंग क्या होती है, टेरर फंडिंग क्या होती है, सोशल फंडिंग क्या होती है। एक एक लाइन में लिखो। फिर चैलेंजेस क्या है? देखो, एक जो मेजर चैलेंज है वो है कंडीशनैलिटी इन एड, और ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। आजकल जो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को फंड करती हैं, पैसा तो दे देती हैं लेकिन खूब सारी कंडीशंस लगा देती हैं, जैसे हम आपके रीजन पे एक बेस बनाएंगे, या हम अपनी टेक्नोलॉजी को आपके यहाँ पे टेस्ट करेंगे। चाइना का प्रोजेक्ट ही यही है, पूरे इंडियन ओशन में जो भी कमजोर नेशंस हैं उनको फंड कर रहा है, और फंडिंग के नाम पे वहां पे अपना जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कंडीशनैलिटी इन एड है, ये बेसिकली कंडीशनैलिटी इन एड है, ये बेसिकली नियो कॉलोनियलिज्म है। बेसिकली एक तरीके से नेशंस को कॉलोनी बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ, नए तरीके से बनाया जा रहा है। डायरेक्टली कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, पैसा दे रहे हैं क्राइसिस फंडिंग के नाम पे, और बदले में क्या कर रहे हैं? बदले में वहां पे अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पे अपना बेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है कंडीशनैलिटी इन एड। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है यूजिंग
human beings as objects. फॉर एग्जाम्पल, ये जो टेररिज्म है, इसमें विमेन्स को, छोटे छोटे बच्चों को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, इसमें जो विमेन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में भी डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, उनको कोई ड्रग टेस्ट करनी है तो वो उस ड्रग को किसी डेवलपिंग नेशन में भेज देंगे। जो डॉक्टर्स हैं, जो एनजीओज हैं, उनके साथ में टाइप कर लेंगे। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते रहेंगे और नोटिस करते रहेंगे कि उस ड्रग की वजह से क्या सिम्टम्स देखने को मिले, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और ये जो स्टडी है, इसको उस डेवलप्ड नेशन को पहुंचाते रहेंगे। ये जो इंसान है जिसको ये ड्रग दी गई, उसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर टेस्ट हो रहा है। इंडिया में एक टाइम पे ऐसे खूब सारे टेस्ट देखने को मिले, पता ही नहीं होता था। गांव में जो थैला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, वो यही किया करते थे। तो ह्यूमन बीइंग्स को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक चैलेंज है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अभी पाकिस्तान हमारे बिल्कुल द्वार पर बैठा हुआ है, 24 घंटे खतरा तो रहता ही है नेशनल सिक्योरिटी को, 24 घंटे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। इसके अलावा सोशल अनरेस्ट, ये जो फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सोशल फंडिंग है, अब देखने में तो क्या लग रहा है कि एनजीओज को पैसा दिया जा रहा है विमेन्स को एम्पावर करने के लिए या पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, लेकिन इसके थ्रू सोशल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं। ये रिलीजियस कन्वर्जन्स क्या है? ये एक तरीके से सोशल अनरेस्ट क्रिएट करने का बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। सोशल अनरेस्ट अगर क्रिएट करनी है तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका है, वो क्या करेगा, इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर कर देगा, पैसा भेजेगा, पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही हुआ ना। यूएसए को जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करनी होती है, वहां पे फंड करने की शुरुआत कर देता है, पैसा देने की शुरुआत कर देता है, सोशल अनरेस्ट क्रिएट करने की शुरुआत कर देता है। और जब सोशल अनरेस्ट होगा, जब इलेक्शन प्रोसेस के साथ में इंटरफेयर किया जाएगा, जब गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाएगा, तो फिर सेवियर के तौर पे यूएस आएगा। और सेवियर के तौर पे आने का मतलब इस सारी चीजों को मैं कंट्रोल करूंगा। तो जो फंडिंग होती है, इसको भी अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, दूसरे कंट्रीज को खत्म करने के लिए। तो फंडिंग इश्यूज में अगर आप फंडिंग के टाइप्स और चैलेंजेस के बारे में भी बात कर रहे हो तो इनफ है। अच्छा, आज की डेट में एक और रेलेवेंट टॉपिक है, और वो रेलेवेंट टॉपिक क्या है? वॉर एथिक्स। देखो, पहली बात तो ये कि कोई भी वॉर जो है वो एथिकल होता नहीं है। इन जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए कि कोई भी वॉर जो है वो एथिकल होता नहीं है। लेकिन अगर कोई वॉर हो रहा है या उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उस वॉर को जिस हद तक हम एथिकल रख सकते हैं, उस हद तक हमें एथिकल रखना चाहिए। और वॉर को हम किस तरीके से एथिकल रख सकते हैं? दो तीन चीजें सिंपल सिंपल सी। एक तो हमें फॉलो करना चाहिए जस्ट वॉर थ्योरी को। जस्ट वॉर थ्योरी का मतलब कि वॉर का जो कॉज है वो जस्ट होना चाहिए। वॉर का जो कॉज है वो जस्ट कब हो सकता है?
एक तो तब हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल अग्रेशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम बिलीव करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, लेकिन अगर पाकिस्तान बदतमीजी करेगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमारी सोवरेनिटी को किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज करने की कोशिश करेगा, वायलेट करने की कोशिश करेगा, हमारे इंटरनल अफेयर्स में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो कॉज जो है वो जस्ट होना चाहिए। कॉज जस्ट जो है वो टेरर अटैक्स के केस में भी हो सकता है। किसी कंट्री ने आपके ऊपर टेरर अटैक कर दिया तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जस्ट वॉर थ्योरी में एक तो ये कहा जाता है कि आपका वॉर का जो कॉज है वो जस्ट होना चाहिए। दूसरा, वॉर जो है उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज किया जाना चाहिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तब आपको वॉर के बारे में सोचना चाहिए। तो वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज किया जाना चाहिए। और फिर आपका जो वॉर है उसके इंटेंशंस राइट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर टेरर अटैक किया, हमने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका इंटेंशन राइट था। हम सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे थे, हम आम जनता को अटैक नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हब्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अटैक कर रहे थे। तो आपका जो इंटेंशन है वो राइट होना चाहिए। एक तो वॉर को एथिकल कैसे बनाया जा सकता है, हमें जस्ट वॉर थ्योरी को फॉलो करना चाहिए। जस्ट वॉर थ्योरी को फॉलो करना चाहिए विच मीन्स कि आपका कॉज जस्ट होना चाहिए, वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज किया जाना चाहिए और आपके जो इंटेंशंस हैं वो एकदम राइट होने चाहिए। दूसरा, वॉर के दौरान यू नीड टू फॉलो ऑल द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। जो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वॉर के दौरान किसी भी सिचुएशन में आपको सिविलियंस को अटैक नहीं करना है। नो अटैक ऑन सिविलियंस। और अगर आप किसी ऐसी जगह को अटैक करने वाले हो जहां पे सिविलियंस रहते हैं, तो सिविलियंस को निकलने के लिए इनफ टाइम दिया जाना चाहिए। तो एक तो नो अटैक ऑन सिविलियंस। दूसरा, वॉर के दौरान अगर आप प्रिजनर्स को कैप्चर करते हो तो ये जो प्रिजनर्स हैं इनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए, इनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, इनके साथ में जाती नहीं की जानी चाहिए, इनके साथ में मिसबिहेवियर नहीं की जाना चाहिए। तीसरा, जो इंजर्ड लोग हैं, जो वुंडेड लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और चौथा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वॉर के दौरान सर्टेन वेपन्स जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, उनको किसी भी सूरत में यूज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इनको किसी भी सूरत में यूज नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
ऑलवेज लुक फॉर डायलॉग। शुरू से लेके एंड तक वॉर के दौरान भी कोशिश करो कि डायलॉग का कोई चैनल खुल जाए और बातचीत के थ्रू जो पूरा इशू है, ये जो वॉर है, इसको सॉल्व किया जा सके। बेहद सिंपल। ये हट गया है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जो भी बातचीत थी वो हमने कर ली है। इंटरनेशनल एथिक्स में इतना ही है। अच्छा, वो डिलीट हो गया है, बट ठीक है, जितनी बातचीत थी वो कंप्लीट हो गई है। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।